नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। संभल में जिस तरह से विवाद जो है वो बड़ा हो गया है, एक एएसपी के खिलाफ यानी अनुज चौधरी के खिलाफ जिस जज ने एफआईआर करने का ऑर्डर किए उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अब जानकारी आ रही है कि दरअसल ये कोई पहली बार उनका ट्रांसफर नहीं हुआ है, 8वीं बार ट्रांसफर हुआ है। इस बीच इसका एक तरह से कहा जाए राजनीतिक रंग इस पूरे मसले पर चढ़ गया है। जिस तरह से अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि ये तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस ने आज ट्वीट कर दिया। कांग्रेस ने भी का भी कहना है कि ये किस तरह की एक तरह से हनन किया जा रहा है स्वतंत्रता का, खासकर न्यायपालिका का। इस मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये ऑर्डर गलत था या सही था। ये तो बात की बात है, ऐसे वक्त पर ट्रांसफर करना क्या ये रूटीन ट्रांसफर है या फिर इसके पीछे कोई और बात है? देखिए, शुरुआत से अगर देखे जाए हर कोई टाइमिंग को लेके, क्योंकि ट्रांसफ़र तो होते रहते हैं चिराग जी, और ट्रांसफ़र होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ट्रांसफ़र्स तो हमेशा होते हैं। अब इसको मुद्दा क्यों बना दिया गया? कल देखा आपने संभल के बाहर जो वकील हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे, और ये सब कुछ हुआ एक फिक्स टाइमलाइन में। देखिए, शुरुआत होती है, ये सेम जज साहब हैं, सीजीएम विभांशु सुधीर, ये एक ऑर्डर करते हैं और उसमें 9 पुलिस वालों के खिलाफ बोलते हैं कि एफआईआर दर्ज करो। वो मामला क्या था? वो मामला ऐसा था कि एक आदमी को इन्होंने दिखाया था कि उसने चोरी की है फला फला तारीख को, और उस तारीख के बाद उसको पकड़ते पुलिस और उसको एनकाउंटर में पकड़ लेती पुलिस और बताती कि इस तारीख को इसने चोरी की है। लेकिन उसी तारीख को वो जेल में एक बंद था दूसरे केस में। तो फला आदमी अगर किसी केस में जेल में बंद है दूसरे तो फिर केस चोरी में, कैसे कर सकता? चोरी कैसे कर सकता? तो ऐसे में मतलब यहाँ तो पुलिस ने साजिशन उसको फंसाने के लिए प्लांट किया है, और बकायदा सीसीटीवी फुटेज है उस जेल का और बाकी सब चीज़ें जो वो जेल में मौजूद है जिसकी गवाही देता है। तो मतलब केस फर्जी था। तो इसमें से कोई भी जज होता उसको लॉ एंड ऑर्डर, उसको तो यही सेम ऑर्डर करना पड़ता। कुछ अलग ऑर्डर नहीं कर सकता था कि भाई ये तो फर्जी केस है, आप इसमें मुकदमा दायर करो, किन पुलिस वालों ने फंसा है। ये हो गया। फिर दूसरा मुकदमा आता है केस, और वो केस सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि उसमें यूपी के पोस्टर बॉय जो पुलिस का एक बड़ा चेहरा है अनुज चौधरी, रैंक भले ही उनकी छोटी है लेकिन वो उस रैंक पे भी रह के उन्होंने बहुत नाम कमा लिया। अब वो केस क्या था? एक आलम नाम का शख्स है और एक लड़का है जो बताया जा रहा है गरीब परिवार से, बिस्किट बेचने का काम करता है। उसको 3 गोलियां लगती हैं पीठ पे। वो 3 गोलियों के लिए इलाज कराने के लिए इधर उधर भटकता है। लेकिन संभल में उस टाइम पे वायलेंस हुआ था, तो कोई भी उस टाइम पे जितने भी लोग थे किसी को भी एडमिट नहीं किया जा रहा था हॉस्पिटल में। वो मेरठ जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, डॉक्टर बाकायदा रिपोर्ट बनाते हैं, उसकी जो गोली लगी है उससे निकालते हैं और सब कुछ होता है। अब इसके बाद जो इसके पिता हैं, जो इस केस में याचिका करता है, आलम के पिता, वो पहुंच जाते हैं कोर्ट, क्योंकि वो पहले एसपी ऑफिस जाते हैं, डीजीपी तक लेटर देते हैं, मुख्यमंत्री को भी लेटर लिखते हैं, सबको लेटर लिखते हैं कि भाई हम तो गरीब लोग हैं, बेगुनाह है, हमारे बेटे को 3 गोली लगी है, इसकी जांच हो, इसमें एफआईआर हो और जो भी दोषी हो उसको सजा हो। ठीक है। अब ऐसे में वो पुलिस के पास जाते हैं, एसपी केस नहीं लेते। एसपी एक मेरे पास वो ऑर्डर कॉपी है जिसमें पहली बार पुलिस का रिप्लाई आया था, और पुलिस ने साफ तौर पर लिखा है कि जो उसको गोली लगी थी उस गोली का यूज पुलिस नहीं करती। मतलब पुलिस ने ये माना कि उसको गोली लगी थी और पुलिस उसका यूज नहीं करती। चलो हम भी मान लेते हैं कि पुलिस की गोली नहीं लगी थी अगर पुलिस बोल रही है, लेकिन किसी ने तो गोली मारी थी उसकी। मतलब ये बात भी प्रूव होता है। क्या ऐसी कंडीशन में पुलिस को एक फेयर और पार्शियल बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं करनी चाहिए थी, ये जानते हुए कि भाई गोली तो चली, अब गोली चलेगी, क्या गोली चलती है तो पुलिस का कोई रोल आ जाता ही नहीं आता? बिल्कुल आता है, जांच तो करनी। अब देखिए पुलिस ने क्या रिप्लाई दिया, पढ़िए। बुलेट 7.65 mm अर्थात 32 बोर की है, जिसका पुलिस द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता। अंततः उपलब्ध साक्ष्यों से पुलिस की गोली से आवेदक के पुत्र आलम का घायल होना नहीं पाया गया। बिल्कुल पुलिस बोल रही ये बोर की जो गोलियां हैं इससे पुलिस इसका यूज़ नहीं करती। ठीक है, मान ली, मैंने कहा ना हम मान लेते हैं, तो पुलिस को इसमें एफआईआर दर्ज करके ये देख लेना चाहिए था कि किसने गोली मारी और बाकायदा उस आदमी को अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोसीडिंग करती। लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। अब इनके जो याचिका करता है वो पहुंच गए कोर्ट, और कोर्ट के समक्ष उन्होंने अपनी अपील दायर की। पुलिस का भी पक्ष रखा गया, जो पक्षकार है उसका भी पक्ष रखा गया, दोनों का पक्ष रखा गया। तो फिर जज ने जो अपने ऑर्डर में लिखा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो ऑर्डर पढ़ के मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कहा है सिंपल कि
जो आवेदक है जिसने कंप्लेंट किया, उससे एक चीज तो पता चलता है, आलम को गोली लगी थी। ठीक है, आलम को किसी ना ये तो किसी कोई भी बताएगा। हाँ, आलम को गोली लगी थी, पुलिस मान रही, मतलब सब मान रही, इसमें एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ऐसे में कभी भी अटेम्प्ट टू मर्डर केस होता है, किसी को 3 गोली लगती है, तो सबसे पहला साक्ष्य कौन होता है, सबसे पहला गवाही कौन होता है? जो आदमी जिसे गोली लगी उसकी गवाही मानते हैं। अब उस आदमी ने बताया कि इन लोगों ने मुझे गोली मारी है, मैंने उनको देखा है। तो किन लोगों ने? पुलिस वालों ने। ओके। अनुज चौधरी के कहने पे जो बाकी पुलिस वालों ने गोली मारी, वो साफ साफ कह रहा है। और हमेशा अटेम्प्ट टू मर्डर में अगर आप पुलिस ने आपकी इसका मतलब क्या माना जाए, अगर पुलिस से कह रही है ये गोली का इस्तेमाल हम नहीं करते, तो क्या पुलिस ने अनऑफिशियली ये गोली का इस्तेमाल कर रही थी? अब ये जांच का विषय है चिराग जी। वो जो आरोप लगा रहा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, उसी के लिए बोला ना एफआईआर करो, जांच करो, और जांच में जो आएगा आप फाइनल रिपोर्ट दे दो। पुलिस के हाथ में ही है ना जांच, पुलिस ही जांच करना चाहती है। अब पुलिस या तो पहले जांच कर लेती, एफआईआर लगा के दे देती फाइनल रिपोर्ट, उसमें ही सब हो जाता। अब पुलिस ने इसमें बकायदा, अब पुलिस को आदेश कर दिया गया, क्योंकि उसकी गवाही इंपॉर्टेंट है। अगर वो हाई कोर्ट भी जाता, सुप्रीम कोर्ट भी जाता, तो उसी की गवाही मानी जाती जिसे गोली लगी है। मतलब कानून के जितने जानकार लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। उनका कहना था कि एएसपी अनुज चौधरी ने गोली मारी, और गोली जो उन्होंने मारी है वो दूसरी गोली का इस्तेमाल किया गया, पुलिस वाली गोली। हाँ, बिल्कुल। ये आप जो दूसरे जो पक्षकार हैं वो बोल रहे थे। अब कोर्ट ने बोला ठीक है, इसमें एफआईआर दर्ज करो और दूध का दूध पानी का पानी हो, अगर जांच में चीजें सामने आए। जबकि पुलिस का जो वर्जन, जो एसएसपी के विश्नोई हैं, इसके अलावा जो एएसपी है, उनका कहना था ये तो गोली हम इस्तेमाल ही नहीं करते, तो फिर हमारा इसमें इन्वॉल्वमेंट क्या? ठीक है, ये बात सही है कि गोली चली, ऐसा जज साहब भी कह रहे हैं, तो फिर ठीक है एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर, यही वजह थी कि पुलिस ने इस मामले में अंततः एफआईआर नहीं फाइल की और मामले को ऊपरी अदालत में अपील के तौर पर दायर कर दिया। दायर नहीं किया अभी दायर नहीं किया, लेकिन पुलिस ने कहा हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे। तो ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी एक तरह से। और ये सेम पहली बार जब एसपी खुलकर आए, तो अखिलेश यादव ने लिखा कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो कि हम एफआईआर दर्ज नहीं करेंगे। दर्ज कीजिए, बाद में आप क्वेश्चन के लिए चलेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि ऑर्डर अवैध है, आप ये बोल सकते हैं कि हम इसको अपील करेंगे। उन्होंने बहुत सारी मीडिया में के विश्नोई ने ये कहा कि हम अपील के लिए जाएंगे। कुछ मीडिया में ये छप गया कि ऑर्डर अवैध है। अब उन्होंने बोला कि नहीं, ये खुद वो बताएंगे एसपी साहब। अब क्या हो गया कि अब इसमें तुरंत पॉलिटिक्स आ गया, क्योंकि बोला कि अरे क्योंकि आपको पता है बहुत कंट्रोवर्सी में रहे हैं एएसपी अनुज चौधरी। अब उनको लेकर बहुत बार विपक्ष हमला कर चुका है, कांग्रेस और ये वही शख्स हैं एएसपी अनुज चौधरी जिनका आजम खान से भी झगड़ा हुआ था और एक वीडियो वायरल हुआ था। कंट्रोवर्सी में रहे हैं, ऐसा तो कोई नई बात नहीं है। तो फिर अब इसमें कूद गए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। अब देखिए, सीजीएम ने बोला था कि 7 दिन के अंदर भीतर आप इसमें एफआईआर दर्ज कीजिए। ऐसे में अब पुलिस के पास क्या ऑप्शन बचता है? पुलिस हाई कोर्ट जा सकती है, एडीजे के पास नहीं जा सकती। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, जो एफआईआर होती है उसको आप एडीजे को चैलेंज नहीं करते, आपको हाई कोर्ट में चैलेंज करता है। लेकिन अभी तक कोई अपील दायर नहीं हुई। मतलब जो एक हफ्ते का जो टाइम है, अगर पुलिस उन्हें 1 हफ्तों में एफआईआर दर्ज ना करके अपील में नहीं, अगर एफआईआर कोर्ट ने कहा 1 हफ्ते के अंदर आप दाखिल कीजिए, ये तो 7वें दिन भी हो सकती है एफआईआर दायर। 1 मिनट, 7वें दिन भी हो सकती है। उससे पहले अगर अपील दायर कर दे पुलिस और एफआईआर दर्ज ना करे तो हाँ, तो फिर लीगली है, तो वो बताएंगे कि सर हमने। लेकिन इसकी वस्तुस्थिति अभी पुलिस ने क्लियर नहीं की कि उन्होंने अपील दायर नहीं, उन्हें बताना पड़ता है। जैसे अपील अगर दायर की है तो उन्हें बताना पड़ेगा कि सर हमने अपील दायर की है और अपील का वेट कीजिए, तो उसमें कोई ऑर्डर नहीं दे सकता। और वैसे भी सीजीएम के पास कोई पावर नहीं है वो ऑर्डर देने, सुमोटो लेने की, तो सुमोटो लेने की पावर कोई सीजीएम के पास नहीं है। उसने ऑर्डर कर दिया। अब आप भी न्याय के लिए हाई कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, सब जगह जा सकते हैं। तो उन्होंने बोला हम हाई कोर्ट में अपील करेंगे, और हाई कोर्ट में अभी तक अपील हुई नहीं है, या थोड़े टाइम बाद अपील होगी। अब ऐसे में इस बीच ये सब घटनाक्रम चल रहा था, 2 ऑर्डर हुए। अब ज़्यादा दिन नहीं बीते थे, 10 दिन के भीतर ही 10 दिन का समय बीत गया था। और इस बीच एक लेटर आता है, ट्रांसफ़र लेटर, उसमें कई जजेस के नाम होते हैं, और उन जजेस में विभांशु सुधीर का भी नाम होता है। क्या माना ये रूटीन है। चलिए हम प्रशासनिक ऑर्डर पर ही चलते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि एट ए टाइम कई सारे ट्रांसफर्स और आ जाते हैं। मुझे याद है हरियाणा में जब मसला हुआ था पूरन कुमार वाला, उसी समय डीजीपी शत्रुजीत कपूर का भी ऑर्डर आया था, उनको वहाँ से रिलीव किया था उस पोस्ट से। लेकिन सवाल ये उठता उसी समय ये टाइमिंग जो है वो काफ़ी मैटर करती है। कल पूरे देश में बड़ा मुद्दा बन गया, हर जगह। सबसे पहले इस पे सौरभ भारद्वाज, प्रशांत भूषण जैसे कई मतलब ठीक ठाक लोग इस चीज़ पर बोलने लगे। उन्होंने बोला कि ये बहुत गलत है, सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना चाहिए। और बाकायदा इसको लेकर संभल के अंदर ही जो वकील हैं,
एक पूरा ग्रुप वकीलों का आ गया और वो खड़ा हो गया कि हम सीजीएम साहब को नहीं जाने देंगे, सीजीएम साहब को लेकिन वापस एक बात और भी है, जो सीजीएम का मैं देख रहा था ट्रैक रिकॉर्ड, वो पुलिस के अगेंस्ट में बहुत सारे ऑर्डर करते हैं, ऐसा मैंने देखा। इससे पहले भी एक ऑर्डर किया पुलिस हाँ के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि ऐसे कम बड़े कम हमने बहुत कम, क्योंकि इससे पहले और 2 सीजीएम थे। सोशल मीडिया पर ये सवाल उठ रहा है कि ये पुलिस के अगेंस्ट में बहुत ज्यादा ऑर्डर करते हैं, शायद इसीलिए सरकार ने हटा दिया। अब देखो, एक जज का काम है ऑर्डर, किसी ना किसी को तो जज को करना पड़ेगा। ये जो 2 केस था, इसको बाकी जजेस ने सुना ही नहीं, टालते गए। अब किसी ना किसी जज को तो सुनना था, और विभांशु सुधीर ने सुना, और अच्छी बात है। मुझे लगता है कि अगर किसी सोचो, वो अगर जिसको चोरी के केस में फंसाया, उस दिन वो जेल में बंद था, अगर आप उसको आरोपी बना दे रहे हो, तो किसी जज ने ऑर्डर किया, तो अब देखिए, अगर आम जनमानस किसी के लिए खड़ा हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है सब वकीलों को बुला के बोल दिया गया कि, और कोई इतने फेमस नहीं। सीजीएम, आपको भी पता है सीजीएम का क्या लेवल होता है, बहुत बड़े जज नहीं होते इनके। ये आज तक मैंने किसी सीजीएम का नाम नहीं सुना कि इतना चर्चा का विषय बन गया। चर्चा का विषय तब बना टाइमिंग को लेकर, क्योंकि अब क्या करते हैं, जैसे ही एफआईआर का आदेश होता है, गोरखपुर पहुंच जाते कौन, अनुज चौधरी, और गोरखनाथ मंदिर में जाकर दर्शन करते वहाँ। अब हर जगह सोशल मीडिया पे वायरल होने लगा कि सीएम के दर पर पहुँच गए। कई मीडिया चैनल्स ने खबर छाप दी कि एफआईआर के बाद वो वहाँ पहुँच गए। अब ये घटनाक्रम हुई, पुलिस ने सीधा बोल दिया कि हम एफआईआर नहीं दर्ज करेंगे, वो गोरखनाथ मंदिर चले गए। ऐसे में तुरंत ट्रांसफर होना अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़ा करता है टाइमिंग में। लेकिन देखिए, सरकार और इलाहाबाद हाईकोर्ट का तो कोई लेन देन है नहीं। इलाहाबाद हाईकोर्ट एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बॉडी है, उसमें आप वो नहीं कर सकते। बहुत बार यही वजह है कि अखिलेश यादव ने अब ट्वीट करके साफ साफ कहा है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता खतरे में है। उनका कहना है कि इस तरह के अगर जजेस ऑर्डर पास कर रहे हैं, उनको हटाया जा रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इसी क्रम में कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। कांग्रेस का क्या ट्वीट है? कांग्रेस ने भी यही सेम ट्वीट किया है, और उनका मर्म यही है कि जो न्यायपालिका है उसकी स्वतंत्रता का हनन हो रहा है। आप लोग दोस्तों इस पर क्या सोचते हैं? क्या वाकई टाइमिंग को लेकर सवाल है? क्या ये 1 हफ्ते बाद ट्रांसफर नहीं हो सकता था, 2 हफ्ते बाद या 1 महीने बाद ट्रांसफर हो जाता? या अगर इसमें एक प्रोविजन था कि 7 दिन में एफआईआर करनी थी, तो उससे पहले क्यों पुलिस ने अपील फाइल नहीं की? एक बार मैं कांग्रेस का ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। कांग्रेस ने लिखा है कि बीजेपी सरकार की तानाशाही, संभल हिंसा मामले में तत्कालीन सीईओ अनुज चौधरी सहित अन्य पुलिसकर्मी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज विभांशु सुधीर को बीजेपी सरकार ने तबादला करा दिया। वैसे मुझे लगता है कांग्रेस का ये ट्वीट भी गलत है, क्योंकि बीजेपी सरकार कैसे तबादला कराएगी? तबादला कराने का जो अधिकार है वो हाईकोर्ट का है, और हाईकोर्ट जो है उस किसी सरकार के अधीन नहीं है। विभांशु सुधीर ने ना सिर्फ ट्रांसफर किया गया, बल्कि उन्हें अगली तैनाती में डिमोट भी कर दिया गया। अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा क्लियर करना चाहूँगा, ये जो डिमोट नहीं होता, मैं मतलब बहुत जो कानून के जानकार नहीं उनके लिए साफ कर दूं कि जो उन्हें सीनियर डिवीजन सिविल जज बनाया गया है, और सीनियर डिवीजन सिविल जज इज इक्विवेलेंट टू सीजीएम होता है। हाँ, दोनों का कार्यभार अलग होता है, और दोनों ही सीनियर पोस्ट होता है। हाँ, तो दोनों में 19-20 का फर्क बोल सकते हो, लेकिन टेक्निकलिटी में वो कोई फर्क नहीं है। और अगर वो ऐसे भी बात करें तो बहुत जगह ऐसा होता है, अगर सेम बैच के भी हैं तो उससे एक बैच में रैंकिंग के हिसाब से किसी को सीजीएम बनाया जाता है, किसी को वो बनाया जाता है सिविल जज। तो ऐसे में ये कोई डिमोट वाला तो पोस्ट नहीं है, बट हाँ, लेकिन जो उनकी तैनाती की है वो 500 किलोमीटर दूर सुल्तानपुर, मतलब काफ़ी दूर की गई है, सुल्तानपुर की गई है, जो उनकी पहली पोस्टिंग थी। और पोस्टिंग तो कहीं भी हो सकती है, ऑफिसर अच्छा ऑफिसर है तो कहीं भी काम कर सकता है, वो भी नहीं। लेकिन टाइमिंग, चिराग जी, हर कोई इस बात को इशू क्यों बना रहा है? अच्छा, उसके आगे लिख रहे हैं, इस मामले में चौंकाने वाली बात यह रही कि संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई ने जज के आदेश पर एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया था। और ये कैसे? ये तो मैंने पहली बार देने की बात कही थी। ये तो मैंने पहली बार सुना है कोई एसएसपी इस तरह से ओपन चैलेंज कर रहा है। मैंने भी कई सारे केसेस कवर किए हैं, इस तरह से कोर्ट ऑर्डर करता है और आपको टाइम फ्रेम देता है कि आप 7 दिन के अंदर दायर कीजिए। आप ये कह सकते हैं, जो मुझे समझ में आता है, नहीं, आप इसमें नॉर्मली जो ऑफिसर्स जो मीडिया से भी इंटरेक्शन करते हैं वो ये कहते हैं कि देखिए 7 दिन का वक्त है, इस बीच हम कोशिश करेंगे, अपील फाइल कर देंगे, खत्म। और 7वें दिन तक नहीं हुई तो आप एफआईआर कर देंगे। मीडिया में आके इतना खुलकर कोई बोलता ही नहीं। वो अपील फाइल करना होता है तो अपील फाइल कर देते हैं। बहुत सारे केसेस में अपील फाइल होता है, बता देते हैं अपील हमने फाइल। बस मतलब इतना, क्योंकि जज तो मीडिया में बात करने आ नहीं रहा है ना, जज ने मीडिया में कोई रिप्लाई दिया अभी तक। जज की तो अभी तक तस्वीर भी सामने नहीं आई थी, कल एक तस्वीर सामने, तो जज ने तो मीडिया में आकर कोई बात ही नहीं की। हाँ,
तुरंत उस पे एक्शन पे रिएक्शन। ये मामला बड़ा तभी हो गया जब एसपी ने बोल दिया। मुझे लगता है कोई कुछ बोलता ही नहीं, कोई रिप्लाई नहीं, जाके वो रिप्लाई फाइल करते हाईकोर्ट में जाकर उसको अपील दायर करते तो इतना बड़ा मुद्दा ही नहीं बनता। मामला सिर्फ ये था कि एसीपी अनुज चौधरी खुद इतने ज्यादा फेमस है कि उनसे जुड़ी हर छोटी मोटी इसमें एक चीज और भी है, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, खासकर जब आलम ने शिकायत की, क्या आलम ने शिकायत में कहा था कि 10 से 15 पुलिस वालों ने उसको गोलियां मारी, और अगर पुलिस की बात पर यकीन करें तो गोलियां उनकी बंदूकों से नहीं चली, वो कोई और इलीगल वेपन इसका मतलब यूज कर रहे थे। अब देखिए आलम के हिसाब से तो पुलिस ने, अगर आलम की कंप्लेंट के हिसाब से देखें तो वो तो सीधा आरोप लगा रहा है कि पुलिस ने गोली मारी है। जो गोली अगर किसी और बोर से लगी है तो ये आलम डिसाइड नहीं कर पाएगा ना कि पुलिस ने अपने बंदूक से गोली चलाई या जो पुलिस के पास जो बंदूक थी अवैध है। आलम ने बस ये बोला है कि मुझे गोली लगी है, मुझे गोली इन लोगों ने मारी है। तो यही जांच का विषय है कि क्या सच में जो आलम बोल रहा है वो क्या सत्य है कि आलम को गोली जो है मारी गई है वो पुलिस की गोली है। ये तो जांच का विषय था ना। अब ये ना जज डिसाइड कर सकता है, ये तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डिसाइड करेगी एफआईआर दर्ज करने के बाद। तो पुलिस ही इन्वेस्टिगेशन करती है इसमें। और देखिए इतने धड़ल्ले से, इतने खुले से आके अगर कोई ऑफिसर सीधा जज के ऑर्डर का बहिष्कार कर देता है, आप नहीं बोलते। मैं बोलता हूं हमें ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए प्रवेश कि जब संभल में लॉ एंड ऑर्डर पर इशू हुए थे तब पुलिस ही थी जिसने कंट्रोल किया था लॉ। बिल्कुल बिल्कुल वो केस, वो देखिए हर चीज़ों को अगर एक पुलिस ने, मैं बोल रहा हूँ नोएडा के जो सीईओ थे, लोकेशन बहुत अच्छा काम कर रहे थे, नोएडा का सुंदरीकरण बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन उन्होंने एक गलती की, एक उन्होंने काम अच्छा नहीं किया तो उसके लिए उनको सस्पेंड कर दिया गया ना। आप भले ही 100 अच्छे काम कर लो, लेकिन अगर आप कहीं एक मिस्टेक है तो उस मिस्टेक को आपको बख्श थोड़ी ना दिया जाएगा। मैं मान नहीं रहा हूँ कि आपने मिस्टेक किया है जो आरोप लगे, लेकिन उसके लिए बख्श थोड़ी ना दिया जाएगा। बहुत अच्छे काम, बहुत सारे ऑफिसर्स बहुत अच्छे काम करते हैं। क्या हरियाणा के डीजीपी ने कोई अच्छा काम नहीं किया था? शत्रुजीत जी ने बहुत सारे अच्छे काम किए थे, बहुत सारे गैंगस्टर्स को पकड़ा था, बहुत सारे अच्छी रेड्स की थी उन्होंने, बहुत अच्छी मुहिम चलाई थी ड्रग्स के लिए, तो बहुत सारे काम किए थे। लेकिन एक दाग लगा तो वो दाग लगा तो उसके खिलाफ इंक्वायरी हुई ना। ये भी बात सच है। मैं अगर एएसपी अनुज चौधरी की बात करूं तो एक सोशल मीडिया पर या हर जगह एक ऐसी छवि भी प्रस्तुत की जाती है कि वो बड़े हिंदुवादी बहुत ही बजरंग बली के भक्त, हिंदुवादी पुलिस वाले जिसको कहते हैं ना, और वो सरकार का भी ये पिक्चर पोर्ट्रेट करने की कोशिश की जाती है कि नहीं उनको लेकर बहुत बार विपक्ष ने आरोप लगाया है कि एक बार उनकी ऑन ड्यूटी उन्होंने गदा लेके चल रहे थे। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सी है और कि ऐसे मतलब वो खुद को पोर्ट्रे करते हैं उस तरह का कि वो एक स्पेशल कम्युनिटी के साथ जुड़े, क्योंकि ऑन ड्यूटी कोई भी ऑफिसर इस तरह की चीज़ें नहीं करता मोस्टली। और देखिए अनुज चौधरी की रैंक बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन आपने नोटिस किया होगा जब संभल में हिंसा हो रही थी तो अनुज चौधरी फ्रंट में आके हर मीडिया को बाइट दे रहे थे। आप पूरे यूपी में बता दीजिए कोई सीओ लेवल का ऑफिसर आके मीडिया में बाइट देता हो? कोई नहीं दे रहा था। मतलब एक सिंपल मैसेज था। फिर उनके कनेक्शन निकालना शुरू कर दिया लोगों ने कि अनुज चौधरी का जो बैकग्राउंड है वो बीजेपी से है, उनके बड़े भाई बीजेपी में हैं। फिर अनुज चौधरी की पुरानी वीडियो वायरल होने लगी, आजम खान के साथ वो तू मैंने में करने लगे थे, दोनों की बहस हो गई थी। फिर अनुज चौधरी आते किस बैकग्राउंड से, वो कोई ऐसा नहीं कि कोई उन्होंने सिविल सर्विसेज दिया है, उन्होंने पढ़ाई की, वो खिलाड़ी। और एक बार खुद मुझे हाँ शूट किया था, तो वो स्पोर्ट्स कोटा से आते हैं, सिविल सर्विस से आते नहीं है वो। और ऐसे में बहुत बार होता है, हमने देखा हमेशा स्पोर्ट्स कोटा वाले और सिविल सर्विस में थोड़ा बहुत इंटरफेरेंस होता है, क्योंकि वो डिसिप्लिन जो है आपको ट्रेनिंग पीरियड में इतना मेंटेन कर दिया जाता है कि आप कैसे पुलिस से डील करना है, आपको कैसे मीडिया से डील करना है, आपको किस केस में कितना बोलना है, क्या बोलना है। और वो तो खिलाड़ी इंसान ही है, खुला इंसान है, तो वो कभी फ्रंट में रह के हमेशा बैटिंग किया। मतलब मीडिया से आके हर छोटे मोटे केस दे रहा है ना बैटिंग, सिंपल सी बात है। बिल्कुल सपोर्ट है। तो इसी वजह से ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई। नहीं तो एक छोटा सा ऑर्डर था, उस ऑर्डर को पुलिस के हाथ में रिपोर्ट थी, पुलिस को जांच। कोई पहला पुलिस वाले के खिलाफ कभी ऑर्डर हुआ है कोर्ट की तरफ से? कई ऑर्डर हुए, बस बड़े अधिकारियों के खिलाफ। अब ये मैसेज चला गया, एक मैसेज चला गया कि अनुज चौधरी को बचाने के लिए कहीं ना कहीं ये जज का ट्रांसफर कर दिया गया। जो विपक्ष जिस तरह का आरोप लगा रहा है, उन्होंने सीधा कि एक सीओ लेवल के, एएसपी लेवल के ऑफिसर को बचाने के लिए सरकार अपना पूरा जो है वो लगा। अच्छा, अब उस पे भी सवाल खड़ा कर दिया लोगों ने कि जो अभी एक चीज नहीं भूलनी चाहिए कि संभल में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया था और बड़े टाइमली अनुज चौधरी थे वहां पर, जिन्होंने टाइमली जो वहां पर हिंसा हुई थी उसको कंट्रोल किया। बिल्कुल और जान पर खेल कर बिल्कुल मैं एसएसपी का भी मेंशन करूंगा। बिल्कुल, और उसी वजह से हिंसा रुकी भी थी। अच्छा, दूसरी चीज थी चिराग जी, अब इसमें जो करंट सीजीएम बनाए गए हैं आदित्य सिंह, लोगों ने उनको लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। आदित्य सिंह वही जज हैं, सिविल जज, जिन्होंने ऑर्डर किया था जब ये पूरा मुद्दा उठा था तो सर्वे का ऑर्डर इन्होंने ही किया था।
हाँ, मस्जिद के यहाँ का जो सर्वे का ऑर्डर था, ये सर्वे का ऑर्डर इन्होंने ही किया था, अब इन्हीं को ही वो बना दिया गया है संभल का सीजीएम। हाँ, और उसको लेकर भी लोगों ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है, बहुत सारे लोग, और देखा गया कि ट्विटर पे बाकी जगह है। देखिए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किसी भी ऑफिशियल में होती, कहीं भी होती है। लोकेश का भी ट्रांसफ़र हुआ है तो बोला जाता है फिर रूटीन ट्रांसफ़र है, हर जगह ट्रांसफ़र को रूटीन ही बताया जाता है। कभी ये कोई क्लेम नहीं किया जाता कि कंट्रोवर्सी की वजह से ट्रांसफ़र हुआ है, कभी भी कोई क्लेम थोड़ी ना करता है। क्यों नहीं, कैसे करेंगे? फिर तो मान लेंगे ना कि गलती है हमारे अधिकारी की, या तो हमारे प्रेशर, चुपचाप कर दी जाती है बिना ऑर्डर के, कोई ऑर्डर लिखित में। अब सुनो, ये संभल इतना दूर है दिल्ली से, किसी को लगा भी नहीं था कि इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा। ना जज ने कभी आके कोई मीडिया से बातचीत की, ना अनुज चौधरी ने कभी मीडिया से बातचीत की। जिन दोनों लोगों का है उन्होंने कभी मीडिया से इस मुद्दे पे बातचीत नहीं की। लेकिन ये मामला कंट्रोवर्सी इसलिए हो गया क्योंकि संभल हाईलाइटेड जगह थी, अनुज चौधरी फेमस थे, जज को कोई जानता नहीं था। अगर बात की जाए एक दूसरे सेंस में, सोशल मीडिया पर ही चल रही है कि वहां पर एक कम्युनिटी के खिलाफ जो एक एजेंडा, ये कहा जाता है कि एक कम्युनिटी, बिल्कुल, मतलब ये तो हम नहीं, ये तो लोग कह रहे हैं कि एक बार बार अखिलेश यादव भी आरोप लगाते हैं और बाकी लोग की एक कम्युनिटी के खिलाफ जो है वहाँ टारगेट किया गया। फिर वहीं दूसरा पक्ष भी आता है कि नहीं, इतने साल से एक और कम्युनिटी टारगेट होते आ रही थी और उसका ये था कि पुलिस ने कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। अब ये पूरा सवाल है कि अब जज साहब का ट्रांसफर हो गया है, वो सुल्तानपुर जाएंगे, अब देखना होगा सुल्तानपुर में जज साहब क्या ऑर्डर करते हैं, क्या वहाँ भी ऑर्डर्स पर नजर रहेगी। हाँ, अब वो तो फेमस हो गया, वो जहाँ जाएंगे लोग उनके ऑर्डर का वेट करेंगे कि वो क्या ऑर्डर करते हैं, उस ऑर्डर पर खबर रहेगी। लेकिन इस बीच जो दो लोग हैं वो कभी सामने नहीं आए, वो दोनों ने कभी मीडिया से बातचीत नहीं की और उनके नाम पर इतना ज़्यादा चर्चा हो गया। कोशिश की इस वीडियो में आपको बताने की हर पक्ष की ये पूरा प्रकरण संभल वाला किस दिशा की ओर बढ़ रहा है। आप लोगों की इस पर क्या राय है, जरूर बताइए। धन्यवाद।